मेरा नाम पारुल है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी जब घर वालों ने शादी करवा दी। दरअसल मेरी शादी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे बेच दिया गया था। जी हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बेच दिया था, और इस बात को उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं समझा। मुझे खरीदने वाला 40-45 साल का व्यक्ति था, जो बहुत ही मशहूर गुप्त रोगियों का डॉक्टर था। हम लोग गांव में रहते थे, और गांव में पहले भी ये सब कुछ हुआ था कि लोगों ने बेटियां दी और उनके बदले पैसे ले लिए। इस बात को हमारे लोगों ने जैसे बुरा समझा ही नहीं जाता था। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी मैं जानती थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक ऐसे इंसान से मुझे ब्याह दिया गया जो पता नहीं वो मुझे खुशी दे सकता था कि नहीं। घर वाले इस बात पर खुश थे कि जिसका अपना घर है, घर में खाना पीना अच्छा है, दौलत की रेल फेल है, और कोई सास ससुर भी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप कब से इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन मैं सारा दिन घर का काम किया करती, जहाँ पर मुझे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं था। उस व्यक्ति के लिए सिर्फ मैं उसकी नौकरानी थी। उसका घर साफ करना, उसके लिए खाना बनाना, वो मुझे मोहब्बत नहीं करता था। मेरे पति का नाम डॉक्टर जगदीश था। उसने घर के थोड़ी दूर ही एक और मकान खरीदा हुआ था, जिसमें वो मरीजों का इलाज करता था। वो सारा दिन उसी मकान के कमरे में बैठा रहता था। वहीं पर उसको चाय नाश्ता पानी खाना सब कुछ चाहिए होता था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बुरी तरह से डांटता था और कहता था कि नीच औरत, किसी काम की नहीं है तू, कम से कम खाना तो बना दिया करो। दिन रात मेरी बेइज्जती हो रही थी। उसने मुझसे कोई भी लाड नहीं किए थे कि पहले दिन की दुल्हन है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस सुहागरात की रात से ही वो ऐसे पेश आने लगा जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ और सदियों से हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि तुमने मुझे खरीदा है, क्योंकि उसने खरीदा ही था। एक रात मैंने पति से कह दिया कि मेरे कमरे में आकर सो जाएं। मुझे डर लग रहा था। असल में मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं बस अपने पति के साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम भी पति पत्नी की तरह ही रहें। वो मुझे नौकरानी बनाकर ना रखें। और मुझे मेरी माँ ने भी समझाया था कि औलाद हो जाएगी तो फिर तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जब औलाद आ जाती है तो पति औरतों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन लाइन पर आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये औरत हमारे बच्चे की माँ है। एक औरत को इज्जत भी मर्द से ही मिलती है। अगर तुमने बेटा पैदा कर दिया तो फिर तुम्हारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, जिस काम के लिए तुम्हें रखा है वही काम करो, और उल्टी सीधी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान हुई, क्या उसको पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही थी? फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरी उम्र गुजर चुकी है। मुझे इस बात की पहले तो समझ नहीं आई, क्योंकि मैं खुद कौन सी पढ़ी लिखी थी। लेकिन जब उस बात पर गौर किया तो समझ में आया कि मेरा पति बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। उसके पास इस क्षमता की कमी थी। लेकिन ये बात भी तो अपने जगह पर हैरान कर देने वाली थी कि वो लोगों का शर्त लगाकर इलाज किया करता था। वो लोगों के गुप्त रोगों का इलाज किया करता था, तो फिर वो अपना इलाज क्यों नहीं कर सकता था? क्या वो लोगों के साथ झूठ बोल रहा था? मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर हो रहा था। मेरे पति के साथ एक लड़का भी काम करता था, जिसका नाम दीपक था। उसकी उम्र बिल्कुल मेरे जितना ही था। वो कभी कभी मेरे पास चाय पानी लेने के लिए आता, क्योंकि वहाँ पूरा दिन मरीज आते जाते रहते थे। एक बात बहुत अजीब था, मेरा पति मरीज की बहुत इज्जत करता था। कोई भी मरीज आता तो उसके लिए चाय पानी ज़रूर मंगवाता था। ये तो तब किया जाता है कि जब आप किसी को जानते हो
और वो व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि चाय पानी ज़रूर पिए, मतलब अपनी अच्छाई और अतिथि की सेवा पानी दिखाने के लिए। पर उसके पास जो भी आता वो उसको यही कहता कि आप बैठें, चाय पानी पीकर जाएं। भले ही उसने दवाई लेनी होती हो या नहीं, उसके पीछे उसकी क्या वजह थी कोई नहीं जानता था। इसलिए सारा दिन इस घर में चाय पानी चलता ही रहता था। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रहती और दीपक बेचारे भी चक्कर लगाते रहते थे। इस तरह हमारी आपस में बातचीत हो जाती थी। वो बार बार आकर कहता 4 कप चाय बना दो। फिर वो भी हंसने लगता और मुझे वो कहता कि आप भी क्या कहती होगी, यहाँ पर कोई मरा नहीं चल रहा है जो इतनी कप चाय बनाती है। और दीपक ने कहा कि पहले मैं खुद ही बनाया करता था, लेकिन अब डॉक्टर साहब यानी आपके पति कहते हैं कि तुम अब चाय ना बनाया करो, घर का काम करने वाली आ चुकी है। इस कारण उन्होंने मेरी तनख्वाह भी आधी कर दी है। इसी तरह आते जाते मुझ में और दीपक में बातें होती रहती थी। मुझे उनसे बात करना अच्छा लगने लगा क्योंकि मेरा पति तो मुझसे कोई बात नहीं करता था। फिर दीपक को मैंने ये भी बता दिया कि ये आदमी मुझे खरीद कर लाया है, तो उसने अपने कानों का हाथ लगाया। उसने कहा कि एक तरफ तो ये बड़े वाले सज्जन डॉक्टर बनते हैं कि मैं बड़े बड़े डॉक्टर में से एक हूँ, हम लोग खानदानी डॉक्टर हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत कि किसी की बेटी को खरीदना। दीपक ने कहा कि जो लोग बेटी बेचते हैं उनका कसूर नहीं होता, कसूर खरीदने वाले का होता है, क्योंकि अगर खरीदार ना हो तो माल कोई भी नहीं रख कर बैठता। वाकई मेरे माँ बाप तो मजबूर थे, मेरी 5 बहनें भी थी, लेकिन इसकी क्या मजबूरी थी कि जो उसको किसी की बेटी खरीदनी पड़ी। ये किसी से सही तरीके से शादी भी तो कर सकता था। शादी तो इसने मुझसे भी की थी, मगर एक नौकरानी की हद तक। खैर जो भी था, अब तो इसे झेलना ही था। मेरा पति मुझे ये भी बता रहा था कि मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, 3-4 दिन की यात्रा तय करके इस छोटे से गांव में आते हैं, और उसने अलग से मेहमानों का कमरा भी बना रखा था जिसमें वो लोग कई कई दिनों तक रहते हैं, मगर कमरे के पैसे वो अलग से लेता था। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर हुई थी कि मेरे पति ने आज तक मेरे लिए तो कोई चीज़ नहीं ली थी। उनके कमाए हुए इतने पैसे कहाँ जा रहे थे। घर वालों से बात करने का बहुत दिल कर रहा था। मेरे माँ बाप में से किसी के पास भी फ़ोन नहीं था, लेकिन हमारे घर के पास ही कि एक व्यक्ति के पास फ़ोन था जो कुछ साल अमेरिका में रहकर भी आया था। मुझे उस व्यक्ति का नंबर अच्छी तरह याद था। मैंने दीपक से कहा प्लीज़ मेरे माँ बाप को फ़ोन मिला दो ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। थोड़ी ही देर लगती, लेकिन वो व्यक्ति इतना अच्छा था कि खुद जाकर या अपने किसी बच्चे को भेजकर मेरे माँ बाप को बुला ही लेता। मैंने दीपक को उस व्यक्ति का नंबर दिया। से ही फ़ोन मिलाकर मैंने उसे बताया तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी बुलाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को। मगर ये क्या, थोड़ी देर बाद ही उसने बताया कि तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हैरान थी कि मेरे माँ बाप कहाँ चले गए। वो तो कहीं जाते भी नहीं थे, कहीं जाना होता तो 100 बार सोचते थे कि किराया लग जाएगा। फिर वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कोशिश करूँगी। बार बार दीपक को कहना भी अच्छा नहीं लगता था। अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती कि दीपक के नंबर से कॉल की है तो वो बुरा मानता कि मुझे क्यों नहीं कहती। मगर जब मैंने कहा तो उन्होंने मना कर दिया था। उसने कहा तुमको विदा करवा कर नहीं लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ। उन लोगों से शादी तो सिर्फ एक बहाना था, और उन्होंने भी अच्छी खासी रकम ली है मुझसे। अब क्या उनसे मेल मिलाव रखना। दुकानदार से चीज़ ले ली जाती है तो फिर उसके बाद उससे रिश्तेदारी नहीं बना ली जाती। लेकिन मेरे पति की बातें अपनी जगह पर ठीक थी। मेरे माँ बाप ने
गलत किया था। एक दफ़ा दीपक से बातें करते करते मेरी ज़ुबान से एक बात निकल गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि अगर उसने ये बात मेरे पति को बता दी तो फिर मेरा क्या होगा। एक खरीदी हुई लड़की से दोबारा शादी कौन करेगा। मैंने ये कहा कि दूसरे का इलाज करता है मेरा पति, अपना इलाज क्यों नहीं करता। तो वो बात को समझ गया। उसने कहा कि आपको किसने बताया। मैंने कहा खुद मेरे पति ने। उसने मुझे अपनी ज़ुबान से ये बात कही है। तो फिर दीपक ने अपना सर पकड़ लिया। तो फिर ये आपको ब्याह कर क्यों लेकर आया है। अगर नौकरानी ही चाहिए थी तो किसी को तनख्वाह पर भी तो रख सकता था, लेकिन बात तो सारी तनख्वाह देने की ही है ना। क्यों किसी को ज़िंदगी भर तनख्वाह दें। ये तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो उस वक्त बर्बाद हो गई थी जब मेरे माँ बाप ने कुछ पैसे के लालच में शादी के नाम पर मुझे 40-45 साल की बूढ़ी को बेच दिया था। लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ ना। मैं समझती थी घर में बहुत तंगी थी। मेरी 5 बहनें और थी जो प्रतिदिन जवान होती जा रही थी, और वो भी जल्द ही शादी के काबिल हो जाती। मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम्हें मजबूरी में बेच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी छोटी बहनों के साथ ये सब नहीं करेंगे। और मैं भी यही चाहती थी। मैंने अपनी छोटी बहनों के लिए अपनी खुशियों की बलि दी थी, मगर मेरी बलि का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सोचा था कि जो लेकर जा रहा है उसने मेरी कीमत चुकाई है, लेकिन शादी भी की है, पर हमारी शादी ना होने के बराबर था। ऐसे में दीपक की तरफ मेरा दिल लग जाना कोई अजीब बात नहीं थी। मैं उसकी तरफ झुकी चली गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहाने बहाने से उसे बात करती दूर से आ रहा होता था चाय के बारे में बताने के लिए, तो मैं उसे देखते देखते कहीं खोसी जाती थी। मुझे वो बहुत हसीन और खूबसूरत लगता था। वो भी मेरी उम्र का था। शायद वो इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे देखकर दिल को सुकून मिलता था, और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मेरे हाथ पर छुरी लग गई तो वो तरफ उठा था। उसने फौरन मेरे जख्म को अपने हाथ में पकड़ लिया और उस पर मरहम लगाने लगा। उसके इतने करीब जाकर मैं कहीं खोसी गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के आंखों में देखा, और शायद उसको अपनी औकात याद आ गई। मुझसे तुरंत अलग हो गया। लेकिन एक औरत पहचान जाती है कि मर्द के दिल में क्या है, और मैं भी पहचान चुकी थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे पति से डरता था। मेरा पति भी तो मुझे खरीद कर लाया था। उसने मुझसे शादी की थी, पर इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो अजनबियों की तरह रहते थे। वो सारा दिन अपने कामों में बिजी रहता था। उसे सिर्फ इस घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी जिसको उससे तनख्वाह ना देनी पड़े, और उसने यही सब किया था। एक दिन दीपक ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। उसने कहा कि आजकल मुझे आपके पति ना जाने क्यों एक कमरे के अंदर नहीं जाने देते, बल्कि बाहर से ही वापस भेज देते हैं, और इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। मैंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि मुझे मना किया है, लेकिन मुझे उस कमरे में कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने अंदर अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें भी सुनी है। मुझे वो कमरे के अंदर नहीं जाने देते। पहले मैं उसी कमरे में रहता था, सोता भी वहीं पर था, और आजकल मेरी चारपाई बाहर डाल दी जाती है। मैंने दीपक से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या गड़बड़ है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि उस कमरे में कोई ख़ास मेहमान है जो वहीं पर रह रहा है, और आपकी पति नहीं चाहता कि हमें इस बारे में पता चले कि ये मेहमान कौन है। मगर मैंने दीपक को ये बात कहकर बात को रफा दफा कर दिया कि कोई मरीज ही होगा। फिर मैंने अगले दिन
दीपक को वहाँ पर बाहर का खाना ले जाते हुए देख लिया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मुझे भी इस बार किसी के लिए खाना बनाने के लिए नहीं कहा गया था। इसका मतलब ये कि मुझसे भी ये बात छुपाई जा रही थी। कौन था उस कमरे में, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने दीपक से कहा, अब तो मुझे भी शक सा होने लगा है, हमें जानना ही होगा कि उस कमरे के अंदर आखिर है कौन। दीपक ने कहा कि हम पकड़े गए तो आपको सीधा आपके गांव भी भगाया जा सकता है और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी ये रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते जैसा नहीं है। मेरे पति के तो झूठ खत्म ही नहीं हो रहे थे और ना ही जुल्म सितम। एक तो ये कि उसने मुझे खरीदा और उसके बाद लोगों से ये भी झूठ बोलता है कि मैं गुप्त रोगों का इलाज शर्त लगाकर करता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो अपना इलाज क्यों नहीं किया। और अब ये कि कमरे में किसी को छुपाया हुआ था। एक दिन मैंने उनसे बातों बातों में ये बात पूछ ली तो मुझे डांट दिया कि अपने काम से काम रखो। मैंने दीपक को कहा कि किसी तरह मेरे पति के खाने में नींद की दवाई मिला दो ताकि हम उसके कमरे के अंदर जा सके। ये काम बहुत मुश्किल था। जब मैंने उसे कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी तो नहीं हो। मैंने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं ना, एक दूसरे के लिए हमदर्द तो है ना। इतना सुनकर उसने वादा किया कि वो मेरा साथ देगा और फिर उसने ऐसा ही किया। वो दिन बहुत ही अजीब था। हम लोग बहुत डरे हुए थे, मगर मेरे पति को बेहोश करना बहुत ही आसान था क्योंकि वो दीपक पर बहुत भरोसा करता था। उस दिन उस कमरे में बहुत ज़्यादा खाना भेज दिया। उसके बाद खाने में मैंने नींद की दवाई मिला दी, लेकिन न जाने शायद उसको शक हो गया कि उसने दीपक को अपने पास बैठा कर बचा हुआ खाना भी उसे खिला दिया। लेकिन मेरे पति ने खाना पहले खाया था, इसलिए वो पहले बेहोश हुआ। मैं छुपकर ये मंजर देख रही थी। दीपक भी बेहोश हो चुका था। अब मुझे उस कमरे की तरफ अकेले ही जाना था। मैं बहुत डरी हुई थी। रात का वक्त था, पता नहीं उस कमरे में कौन सोता था। अंदाजा हो रहा था कि वहाँ पर कोई मौजूद ज़रूर है। जब मैं दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वहाँ पर तो मेरी 5 बहनें बैठी थी। मुझे देखते ही दीदी दीदी करती हुई मेरे गले लग गई। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ पर, तुम यहाँ कैसे आई। मैं उनको देखकर हैरान रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक बहन ने रोते हुए बताया कि बाबा ने हमें भी इस इंसान के पास भेज दिया। इतना सुनते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद उनको यही सौदा अच्छा लगता था। और ये इंसान भी कितना नीच था, जिसने नोट दिखाकर मेरी बहनों को भी खरीद लिया और ना जाने उनको इस कमरे में क्यों रखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है यहाँ पर, तो कहने लगी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अजीब-गरीब किस्म के लोग आते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से जाना होगा। मैंने उनको भगाया और दीपक को होश में लाने की कोशिश की। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। जब मैंने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंका तो वह जाग गया। हमने मेरे पति को चारपाई के साथ बांध दिया और बानू को लेकर वहाँ से निकल गए। हम सारे पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस को भी ये सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मेरे पति को पकड़ लिया। हम सारी बहनों से बयान लिया। मुझे पता था मेरा पति वहाँ क्या करने वाला था। मेरा पति मेरी बहनों को इस्तेमाल करने वाला था। हमने पुलिस को संदेश भेजा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तो उसने ये बात अपने मुंह से स्वीकार की कि मेरे पास बहुत अमीर लोग आते थे
और मैं इन लड़कियों से गलत काम करवाने वाला था। जब उसने ये बात बताया कि इस बात के बारे में मेरे माँ बाप को भी पता नहीं था तो हम हैरान रह गए। हमारे माँ बाप ने हम बहनों से मिलने से भी इनकार कर दिया। ऐसी भी क्या बात थी, उन्हें ये सब कुछ किया। वो भी सारा कुछ जानने के बावजूद मैंने अपने उस नीच पति से तलाक ले ली। फिर पुलिस कर्मियों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया। मैं भी अपनी ज़िंदगी और बर्बाद नहीं करवा सकती थी। अब हम 6 बहनें थी और एक अकेला दीपक। लेकिन पुलिस में जब हमारा केस चल रहा था तो तब एक व्यक्ति जो बहुत ही अमीर आदमी था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लोग को छोटा सा कारोबार और घर बनाकर दूंगा, मगर शर्त यह है कि काम तुम्हारा होगा और प्रॉफिट 50-50 का लेंगे। कुछ न होने से बेहतर था कि हमने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। उसने हमें एक किराए का घर दिया जिसका किराया देने का उसने 1 साल का वादा किया। इतने पैसे दिए कि हमने छोटा सा कारोबार बना लिया। मैंने दीपक से शादी कर ली। अब हम लोग साथ रहते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे के मामलों को हल करते हैं। जो बहनें छोटी थी उन्हें दोबारा से स्कूल में दाखिल करवा दिया। बाकी घर में काम करती है और मेरा हाथ बटाती है। मैं दीपक के साथ बहुत खुश हूँ और मेरा पति अभी तक जेल में है। उसने सब लोगों के साथ झूठ बोला। वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। मेरे माँ बाप ने जो भी किया था मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया, मगर अब हम लोग उनसे मिले नहीं हैं। उनके लिए तो यही काफ़ी है कि हमने उनको माफ़ कर दिया और जेल में नहीं डाला। उनके एहसानों का बदला हमने इस तरह उतार दिया, लेकिन अब उनसे मिलना भी नहीं चाहते। दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं। इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन मजबूरी में इतना हद पार कर जाना, ये सोचकर आज भी हैरानी होती है। अब मेरी बहनें मेरे साथ है और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। दीपक मेरा बहुत अच्छा हमसफ़र है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।